हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉक ड्रिल इंग्लिश का पेपर। मॉक पेपर जो है आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द मॉक पेपर। ओके, लेट्स बिगिन। आपको जो इंग्लिश में फर्स्ट पैटर्न जो आता है, मींस फर्स्ट जैसे ही आप इंग्लिश का पेपर आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले जो विजिबल रहेगा वो रहेगा आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन, राइट। कॉम्प्रिहेंशन आपको मैक्सिमम पेपर्स में पैटर्न में ये देखा गया है कि कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले आया है। देयर सम पैटर्न, कुछ चेंजेस हुए हैं पैटर्न में जिसमें कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बाद में पूछा गया है, अदर ग्रामर जो एक्सरसाइज है वो पहले पूछी गई है, बट मैक्सिमम 70 to 80 अगर रेंज में देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंशन ही फर्स्ट प्लेस पे आपको आता है। और मैंने आपके साथ जब पैटर्न डिस्कस किया था, आई होप यू आर नोइंग दैट, कि जब मैंने आपके साथ टाइम मैनेजमेंट और पैटर्न डिस्कस किया था उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, एंड द टाइम लिमिट दैट यू हैव टू गिव टू योर कॉम्प्रिहेंशन इज हार्डली 5 minutes। यस, 5 minutes आर मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आप टाइम कॉम्प्रिहेंशन को लगा नहीं सकते हैं। द रीजन इज कि बाकी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज भी हैं, क्लोज टेस्ट है, अरेंजमेंट है, वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो ये कुछ चीजें भी हैं, इनको भी आपको प्रॉपर जो है पेपर में टाइम देना पड़ेगा। सो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू ओनली analyze that you have to get you can give that only 5 minutes, not more than that. Okay, let's discuss the comprehension over here. Let's move on. ओके, ये एक कॉम्प्रिहेंशन है आपका, एक पेपर पैटर्न जो है मैंने लिया है उसके अकॉर्डिंग है। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आई नो दैट कि बहुत इतना टाइम नहीं होता है, सो अगर कंप्लीट गो थ्रू बहुत ही फास्ट रीडिंग में चाहिए तो फास्ट रीडिंग करने के लिए आपकी रीडिंग जो है हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो दैट कि आप बहुत जल्दी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बहुत अच्छे से इजीली जो है रेडली उनको समझ पाए, राइट। सो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ने में काफी चीजें बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं, दैट इज अ वेरी बैड पॉइंट। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, राइट। Read the following passage carefully and answer the question given below. Certain words and expressions are given in bold. Yes, exactly. यहाँ पर आपको एक चीज है कि ट्रिक ऑलरेडी क्वेश्चन पैटर्न में दे दी गई है, प्लीज फॉलो दैट, बिकॉज मैक्सिमम जो है इस तरीके का अगर पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, आरसी आता है, तो आपको कुछ चीजें जो है पेपर पैटर्न में गिवन रहती है, जो कि इन्होंने बोला है बोल्ड। ऑब्वियसली कुछ चीजें बोल्ड करके दी होंगी so that वो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है हैंडल करने में थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, मींस थोड़ा सा तो हेल्प उन्होंने खुद ही कर दिया, एग्जामिनर ने आपके लिए आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर दिया हुआ है, सो दैट विल बी वेरी गुड ऑन योर पार्ट। आगे देखते हैं, लेट्स गो फॉर द कॉम्प्रिहेंशन। अब सबसे बड़ी बात है, कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन का पढ़ना जरूरी नहीं है, बिकॉज द मेन इशू इज हमारे पास इतना टाइम लिमिट नहीं है। वी आर ओनली हैविंग 20 minutes टाइम। बच्चा 20 minutes में आप खुद इमेजिन करो कि इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, नाउ गोइंग विद द थर्ड पेज। तो इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ने के लिए बच्चा जैसे ही वो पढ़ना शुरू करेगा वो बहुत ही अटैच हो जाता है रीडिंग की तरफ, और वो पढ़ता ही चला जाता है, और उसको ये नहीं पता लगता कि वो कितना टाइम उसमें लगा चुका है, राइट। तो कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए प्लीज फॉलो द क्वेश्चन पैटर्न फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप अपने क्वेश्चंस को पढ़िए, उनकी ऑप्शंस को पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन एंड द ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद देखिए कि आपको इसका आंसर जो है वो किस पैटर्न में मिलेगा। तो बेसिक पैटर्न क्या रहता है कॉम्प्रिहेंशन का, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन सेज द ऑथर ऑफ द पैसेज सीम्स टू बी ओ या एन, मीन्स यहाँ पर क्या डिमांड की जा रही है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ये है कि आपको पैसेज में से पूछा गया है कि आपका जो ऑथर है पैसेज में वो क्या है, मीन्स वो क्या है, मीन्स ऑप्शन देखते हैं ना, बिकॉज एज इट इज तो पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ऑफिशियली वर्किंग इन इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, राइट, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, या सोशल एक्टिविटीज डिवोटेड टू इलिटरेसी, राइट, then education in IIT or some such educational institutes, या industrialist employing highly qualified technocrats। अब
ऑप्शंस पता करके तो ये हमें पता लग गया है कि ये पैराग्राफ किसके ऊपर है, मींस इट्स अ टॉपिक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ आईआईटी कंपनी, सम सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है, कुछ इस तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, तो ये टॉपिक तो इससे रिलेट होता है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट क्वेश्चन आया, यू हैव टू मूव ऑन टू द पैराग्राफ, मींस आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये स्टार्टिंग में ही इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। सो इसका जो आंसर है आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड होगा। सो यहाँ पर आप इसको रीड आउट कर सकते हैं स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से, सो दैट आपको जो है आंसर इजीली यहाँ पर प्रोवाइडेड हो। तो यहाँ पर देखो कुछ चीजें होती हैं बच्चे, आपको हाईलाइटेड चीजें, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी वोकैबुलरी यूज की जाती है जिससे आपको बहुत रेडली आंसर जो है प्रोवाइडेड रहेगा। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक वर्ड लिखा गया है, ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में जो वर्ड है, मींस हाइलाइटेड वर्ड्स अगर मैं बोलूं कि आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हो। देन यू कैन गो फॉर योर पीएचडी एप्लीकेंट्स के बारे में बात हुई है। देन काफी चीजें इन्होंने कोट्स में भी बात की है, जैसे यहाँ पर बात हुई है ऑब्वियसली your PhD, fewer PhD applications this year, means some sort of things are being said in these types of quotation. Quotations में बहुत अच्छे से चीजें जो है वो बात की जाती है, आपको बहुत अच्छे से इन चीजों पे ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोट्स में देने की बात ये होती है कि मींस वो बहुत ही हाईलाइटेड चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जैसे एक वर्ड बोल दिया ग्लोबलाइज्ड, प्लीज हैव अ लुक, वर्ड गिवन ग्लोबलाइज्ड वर्ड है, मार्केट वर्ड है, मींस ये मार्केट, ग्लोबलाइज्ड मार्केट के बारे में बात हो रही है, आईआईटी कंपनीज के बारे में बात हो रही है। तो इससे यू विल कम टू नो कि पैराग्राफ जो है, होलसम पैराग्राफ जो है वो किसके ऊपर है, क्या बात करना चाहता है। यहाँ पर कुछ एरा के बारे में बात हुई है, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक एरा के बारे में बात की है, 1970s के बारे में बात हुई है, आईआईटी दिल्ली के बारे में बात हुई है। देन दे हैव गिवन द अमेरिकन हिस्ट्री बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई है, यूएसए गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है, 20th सेंचुरी। आई एम जस्ट वांट टू से कि पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप देख सकते हो जो आपको रिकॉग्नाइज होते हैं, वो आपको क्वेश्चन हैंडल करने में बहुत इजी रहेगा। आपको एक तरीके से हेल्पिंग हैंड मिल जाता है कि हाँ, हमें इस तरीके की वोकैबुलरी आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रोवाइडेड हो चुकी है, हमें मिल चुकी है, तो हम बहुत इजीली स्टेटमेंट्स को आंसर कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन तो पूरा लिखा आता है, समझ में भी आ जाता है कि बहुत इजीली होता है, कोई सोशल इशू आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, उसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चंस है वो जनरल व्यू के अकॉर्डिंग भी आते हैं, मींस आपका व्यू पॉइंट क्या है वो भी पूछा जा सकता है। पैसेज तो दिया होता है बट आपका व्यू पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन जो है आपको हैंडल करने आने चाहिए। अब यहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, लेट्स हैव अ लुक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका ऑथर है वो क्या है, इज एन, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये आंसर प्रोवाइडेड हो रहा है दैट योर क्या कहते हैं, author is an educationist in IIT or some such educational institutions, means हमें IT और educational institutions के बारे में बात हो रही है, और author भी इसी व्यू पॉइंट से अपने आप को इस जगह पे रखते हुए being an education field में ही वो जो है वो अपने बारे में बता रहा है। So the right answer is your number 4, ऑथर क्या है, पैसेज में क्या है हमें नजर आ रहा, जो है एजुकेशनिस्ट है, जो कि आईआईटी या सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लिंक रखता है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, what was the net tangible impact of rising fees on the higher level of technological research? yes, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है वो आप देखिए, प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर ये जनरल व्यू का क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू वन थिंग, yes, net tangible impact of rising fees on the higher level of technological research, means इसका जो tangible you know that is a visible thing, intangible जो चीजें visible नहीं होती है, just need to be felt, tangible जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, that is a tangible, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा visible rising fees का जो एक इश्यू है वो नजर आ रहा है टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के कारण, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बहुत ही टेक्निकल रहेगा, मींस let's read the option first. ऑप्शन देखते हैं क्या है। The first one, the number of prospective researchers were reduced to almost a half. Then the market value of PhD students was almost lost. Yeah, research studies attained a higher market value. Research become more and more relevant to the market demand. Yeah, in the current globalized times, the need for the research was less than ever. Yes, अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बहुत ही सेम ऑर्डर में जा रही है, और पेपर में अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो सारी ऑप्शंस ही आपको लगेंगी कि हाँ दिस इज द राइट सुटेबल आंसर, बट द राइट सुटेबल आंसर इज योर
Yes, right suitable answer is the number of prospective researchers was reduced to almost a half. I will tell you ये कहां पर आपको आंसर मिलेगा. That will be yes. ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पर पीएचडी होल्डर्स के बारे में बात हुई है. यहाँ पर आई शिफ्टेड टू अ more serious tone and try to start a discussion on the need for research in the globalized time. Means इसका आंसर आपको इसी पार्ट में मिलेगा. और let me tell you, ये जनरल डिस्क्रिप्शन का आंसर रहेगा. इसका व्यू पॉइंट आपको खुद ही निकालना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप वर्ड ये सोच के चलते हैं कि क्वेश्चन का जो वर्ड है टेंजिबल वर्ड जो है, इंटेंजिबल वर्ड जो है वो आपको स्टेटमेंट में कहीं विजिबल रहेगा. लेट मी टेल यू, रीड द कॉम्प्रिहेंशन थॉरली, आपको वो वर्ड कहीं नहीं मिलेगा. सो ये आपका खुद का पर्सपेक्टिव रहेगा इस आंसर को हैंडल करने का. तो इस आंसर को हैंडल करने का मतलब है कि जो आपका जो ऑथर है वो आईआईटी में है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है, और वहां पर जो बात का डिस्कशन जो बात बन रही है वो यही है कि इनका जो रेशियो है वो काफी जो है वो क्या कर दिया गया है, रिड्यूस टू हाफ कर दिया गया है. ये हम इस चीज को क्या कहते हैं, दिस इज द जेस्ट ऑफ द पैराग्राफ. जेस्ट का मतलब है कि कंप्लीट एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, उसका जो होलसम आप एक कंक्लूजन पार्ट जो निकालते हैं उसके ऊपर जब आंसर्स आते हैं बच्चे तो इस तरीके से रहते हैं. तो ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर निकला है वो जेस्ट के अकॉर्डिंग निकला है कि कंप्लीट पैराग्राफ हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है तो उसका ये आंसर रेलेवेंट निकलता है. और मैक्सिमम बच्चे इफ आई से अगर इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो वो तो या तो ये ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, पीएचडी स्टूडेंट्स वर ऑलमोस्ट लॉस्ट, या रिसर्च स्टडीज अटेंड अ हायर मार्केट वैल्यू, ये बनता है. बट लेट मी टेल यू, प्लीज इस किस्म के आंसर्स को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव जरूर रखना. यहां पर जेस्ट ऑफ द पैराग्राफ के बारे में डिमांड किया गया है, ठीक है. सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. Next question. Yes. According to the author, please have a look. According to the author, the USA policy maker consider education as, ठीक है. अब यहाँ पर आपको एक मेन पॉइंट जो है, मेन क्वेश्चन का हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो मिल गया है. दैट इज योर यूएसए पॉलिसी मेकर. यूएसए पॉलिसी मेकर जहां पर लिखा होगा, ये वर्ड लिखा होगा, उसका आंसर भी उसको आपको आसपास ही मिलने वाला है. लेट मी शो यू ये चीज जो है वो कहाँ लिखी है आपकी. यस, दिस वाज योर फर्स्ट वन. यहाँ पर इन्होंने यूएसए क्या कहते हैं पॉलिसी मेकर्स के बारे में बात हुई है. लेट मी शो यू दिस वन. यस, प्लीज हैव अ लुक. आर पॉलिसी मेकर्स, वेट. यस, यहाँ पर ये बात हुई है आर पॉलिसी मेकर्स को लेके. सो ओवर हियर ये रहा, आर पॉलिसी मेकर सीम्स अनअवेयर, राइट. तो यहाँ पर आपको ये वर्ड जो मिल चुका है, इसके आपको आसपास जो है उस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा. और यहाँ पर देखो, आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स अगर इश्यू हो जाते हैं, अगर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे आ जाते हैं तो यू कैन हैंडल देम इन अ वेरी गुड वे. ओके, सो दैट इज अ मोर पर्सपेक्टिव वे ऑफ शोइंग इट, राइट. सो पॉलिसी मेकर्स ये वाला आंसर है, आप इसको आगे लेके चल सकते हैं. इसके साथ आगे मूव ऑन करते हैं. लेट्स आप उस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, उसका आंसर. यस, अकॉर्डिंग टू द ऑथर यूएस पॉलिसी मेकर्स कंसिडर एजुकेशन एज व्हाट, एजुकेशन एज उन्होंने क्या कंसिडर किया था, दैट इज मीन्स फॉर अचीविंग. दिस वाज योर राइट आंसर. यस, वेट. Yes, means for achieving upward mobility for the poor. Means यहाँ पर इस चीज को बोला गया था पॉलिसी मेकर्स के अकॉर्डिंग. आपको जब बच्चे पैराग्राफ आप रीड आउट करोगे तो यूएसए पॉलिसी मेकर की जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई हैं. उसमें से एक जो है, अगर लास्ट पॉइंट अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट को उन्होंने क्या किया था, रेक्टिफाई किया था. तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन आप जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. एंड लेट मी टेल यू, यू आर ओनली हैविंग 5 मिनट्स टू हैंडल योर कॉम्प्रिहेंशन. आरसी को हैंडल करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, इससे ज्यादा मत टाइम लगाना. और दूसरी बात कि आप लोगों को बाकी एक्सरसाइज भी करनी है, तो कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट अटेम्प्ट करने का होगा वो बहुत ही लास्ट पार्ट होगा, ठीक है. आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. Next question. Who among the following support the view that higher education should be free to everyone aspiring for it? यहाँ पर भी जो क्वेश्चन फॉर्म जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सपोर्ट में मींस हायर एजुकेशन शुड बी फ्री. लेट मी टेल यू, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आप आंसर जो है वो दे पाओगे. एंड दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट.
क्यों? बिकॉज हम तो अपने क्वेश्चन और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होगा बच्चे, आपको बहुत ही रेडली कॉम्प्रिहेंशन जो है वो रीड करना पड़ सकता है। द रीजन इज आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ही क्विक होनी चाहिए। ठीक है, इतना टाइम आप नहीं लगा सकते हो कि आप लोग बोलो कि मैम 5 मिनट में हमने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, हमने कॉम्प्रिहेंशन भी करने हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू हैव टू handle the comprehension like this only because you don't have any other option। बाकी ग्रामर पार्ट भी है करने के लिए, आपके पास क्लोज टेस्ट है, अरेंजमेंट है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, आपके पास वोकैबुलरी है, उसमें भी आपका टाइम लगेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन को थॉरो रीड देने के लिए आपको उसको एज इट इज रीडिंग भी और वहीं पे सोल्यूशन भी विद अ क्विक पार्ट। रीडिंग जो है बहुत ही क्विक और थॉरो होनी चाहिए आपकी, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट जो है वो आप मतलब छूट भी सकता है, या आप कुछ गलत अनवांटेडली गलत भी करके आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who among the following support the view that, okay, ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जो व्यू पॉइंट है वो किसका रखा गया है, लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो किसी ने भी, मींस आई हैव रेड दैट पैराग्राफ, हायर एजुकेशन शुड बी फ्री जो है वो किसी ने भी नहीं बोला था। फर्स्ट इन्होंने, इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन है एडिटर्स और जर्नलिस्ट ने बोला हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला हो, या विजिटिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द बैंक एंड IMF। ठीक है, तो इस तरीके की बात जो है वो किसी ने नहीं बोली है पूरी पैराग्राफ में, तो दैट इज नन ऑफ दीज। तो ये आपकी राइट जो है ऑप्शन रहेगी। ठीक है, सो लेट मी टेल यू, आपको कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से हैंडल करना है। होता है बच्चे कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन इस तरीके से, जो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पुट अप कर देता है, सो दैट मींस यू हैव टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वे। थॉरो रीडिंग, क्विक रीड ऑफ द पैराग्राफ एंड देन हैंडलिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो बेटर रहेगा आपको इस तरीके से इसको हैंडल करना। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Okay, next one is, which one of the following makes a policy maker classify education as non-merit commodity? यहाँ पर भी non-merit commodity के बारे में बात हुई है, तो non-merit जो commodity है उसका जो linkage part है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, that is over on this page। ठीक है, because policy maker के बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ पर कुछ words ऐसे यूज किए जाते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर बात हुई है पॉलिसी मेकर्स के बारे में, पुअर वर्ड्स, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात हो गई है, मेजॉरिटी के बारे में बात हुई है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई है, यूनिवर्सिटीज ऑफ मिचिगन के बारे में बात हुई है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हाईलाइट करके जो है अपना आंसर जो है वो हैंडल मतलब कर सकते हैं। सो दैट विल बी योर इजी पार्ट, बिकॉज थॉरो रीडिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में, दैट यू हैव टू डू इट। अब यहाँ पर एजुकेशन को नॉट मेरिट कम्युनिटी के बारे में किसने जो बोला है, दैट इज अगेन द टेंडेंसी ऑफ व्यूइंग एवरीथिंग एज अ मेयर कंज्यूमर रेस। यहाँ पर ये जो बात बोली गई है, वेट, यस ये वाला था, लेट मी गो विद दिस। Yes, answer is the tendency of the viewing everything as a mere consumer product। ये भी बहुत इजी है, ये जनरल व्यू रहेगा कि बिकॉज जो आईटी मार्केट है वो इस टाइम पे जो है वो मनी मार्केट ज्यादा कहलाती है। ठीक है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट रहेगा। एवरी स्टूडेंट इज हैविंग द नॉलेज, मतलब इतनी नॉलेज तो हर एक स्टूडेंट जो है वो रखता ही है। ठीक है, देखो एक चीज है, कॉम्प्रिहेंशन जो है इतना लेंथी आएगा, मैम कैसे हैंडल करें, क्वेश्चंस होते हैं इतने कम लिमिट में कैसे हैंडल करें। तो लेट मी टेल यू, फ्रॉम द डे वन व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस जब आप स्टार्ट कर रहे हो, डे वन अपनी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छे से रखो, अपने आप को सराउंडेड अपडेट रखो। आपको कोई भी टॉपिक आ सकता है, इन्फ्लेशन का टॉपिक आ सकता है, आपको इकोनॉमी पे या कोई सोसाइटी इश्यू आ सकता है, एजुकेशन पे टॉपिक आ सकता है। अगर आप उनका जनरल व्यू पॉइंट अपने दिमाग में रख के चलते हो, लेट मी टेल यू, कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आपके जनरल व्यू से ही इनके क्वेश्चन जो है वो हैंडल हो जाते हैं। थोड़ा सा व्यू पॉइंट आपको कॉम्प्रिहेंशन से देखना पड़ता है, बिकॉज दिस इज अ रेडली मेथड ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो ओवर हियर यहाँ पर कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेके, बिकॉज वी नो दैट कि IIT जो है वो एक तरीके से मनी मार्केट ज्यादा बनता जा रहा है, तो वी कैन टेक दैट answer from this side। ठीक है, move on to the next one। What was the Ron Brown's reaction to the author's question on free education provided by US universities to their citizens? ठीक है, रॉन ब्राउन ने क्या बोला था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाम आ चुका है, सो वेरी सिंपल, नाम आ चुका है आपके पैराग्राफ में भी हम इसको लोकेट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पैराग्राफ जहां पर इनका नाम जो है वो मेंशन किया गया था। सो दिस वाज वेट, यहाँ पर इनका नाम, यस प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर जो है रॉन ब्राउन का जो है वो नाम इशू किया गया है। तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने क्या बात की थी, कैसे बात की थी, उनके साथ भी इनको पॉलिसी मेकर के साथ जो है वो कोरिलेट किया गया है। सो फ्रॉम दैट पार्ट यू कैन गेट योर आंसर। तो वैसे अब इसका आंसर क्या है, लेट्स हैव अ लुक। इसका आंसर
यस, इसका आंसर क्या है कि रॉन ब्राउन की रिएक्शन क्या था, तो दैट वाज द बेसिक पार्ट। तो इसका आंसर है दैट एप्रिशिएटेड, यस दिस वाज योर आंसर, एप्रिशिएटेड द ऑथर बट रिमेन नॉन कमिटेड, बिकॉज यहाँ पर जो है एक तरीके से उसने उसकी बात को एप्रिशिएट किया था बट नॉट कमिटेड, रादर मींस नॉट ओपनली ही वाज ओपन फॉर ईच एंड एवरी कमेंट या ऑल दैट। आपको जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे यू विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज दैट। देखिए कॉम्प्रिहेंशन बहुत इस तरीके से हैंडल करना का मतलब ये है कि बहुत ही क्विक अंडरस्टैंडिंग की पावर चाहिए, बहुत ही जो है जो रीडिंग हैबिट है बहुत क्विक होनी चाहिए। रीडिंग के साथ साथ ही ऑन द स्पॉट आप बहुत अच्छे से इसको अगर समझ भी पाते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज सम टाइम जो है केसेस में कि कॉम्प्रिहेंशन इजी आता है बट अगर इस तरीके से कॉम्प्लिकेट हुआ या डिफिकल्ट पार्ट आया तो आप लोगों को वो चीज जो है थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है वो आपको जरूर खींचेगी। लेट मी टेल यू, टाइम लिमिट जरूर खींचेगी एंड दिस इज द पॉइंट कि आपको पता है कि आप 15 मिनट जो है अपार्ट फ्रॉम अदर एक्सरसाइज में लगा चुके हैं, सो लेफ्ट ओवर टाइम जो है वो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन को दे सकते हैं। या तो आप अपनी जो ग्रामर एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी जल्दी खत्म कीजिए सो दैट आप इसको हैंडल कर लेंगे, नहीं तो अगर वहां पर भी आपका ज्यादा टाइम लग गया तो कॉम्प्रिहेंशन को टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इट्स ओनली वन एक्सरसाइज, तो लेट इट टू बी एट द लास्ट, इसको लास्ट में ही हैंडल कीजिए, थोड़ा सा आप कूल और काम हो जाएंगे। ग्रामर हो चुकी है आपकी, कॉम्प्रिहेंशन को अब आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं, बिकॉज अगर स्टार्टिंग में बच्चे अटेम्प्ट किया तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा इशू आता है कि बच्चे इसी क्वेश्चन को हैंडल करने में 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं एंड दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। कभी भी एक्सेप्ट इस तरीके से नहीं होगा, आपका सारा क्वेश्चन पार्ट आपका पेपर पूरा ही छूटना शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम बच्चे काफी जगह पे ग्रामर जगह पे जो है आती हुई चीज जो है वो गलत कराएंगे। सो माय एडवाइस, डू दिस कॉम्प्रिहेंशन एट द लास्ट टाइम, ओनली 5 मिनट्स, दैट इज मोर देन इनफ, इट कैन बी हैंडल्ड। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तक जो एक क्वेश्चन आप पैटर्न देख रहे थे, प्लीज अब लुक टू द क्वेश्चन पैटर्न। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर क्वेश्चन पैटर्न ये था कि 71 to 76 यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से। 71 से 76 आपका क्वेश्चन पैटर्न रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस तो पूछे जो दैट वाज फ्रॉम द पैसेज ओनली। अब 71 to 78 में क्या आया है आपके पास, दैट इज 77 to 78 मीन्स इन्होंने आपको अब वोकैबुलरी पूछी है, क्वेश्चन में वोकैबुलरी पूछी है, बट लेट मी टेल यू ये भी कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट रहेगा। लेट्स रीड द क्वेश्चन। मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज वर्ड प्रिंटेड इन द बोल्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर पूछा ये गया है कि आपको पैसेज में जो वर्ड्स बोल्ड दिए गए हैं उनके आपको मीनिंग बताने हैं और किस तरीके के मीनिंग बताने हैं। यू हैव टू गिव द सेम। सेम का मतलब होता है सिनोनिम्स आर डिमांडेड, ठीक है। आपको सेम मीनिंग या नियर बाय सेम जो है जो पैसेज में से कन्वे होते हैं वो आपको बताने हैं। सो द वर्ड इज गिवन, हाईलाइटेड वर्ड भी रहेगा आपको पैराग्राफ में भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। और दूसरी बात ये कि आपको इसमें से अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी आपका कॉम्प्रिहेंशन से ही अटेम्प्ट किया गया। तो मैक्सिमम इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन से कितने क्वेश्चंस आपको पुटअप किए हैं, दैट इज अराउंड 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन में से ही पूछे गए हैं, ठीक है। सो 10 क्वेश्चंस मींस 10 मार्क्स, बिकॉज इंग्लिश का पार्ट जो है वो आपको 30 मार्क्स का आता है, तो 10 मार्क्स तो आपके कॉम्प्रिहेंशन को ही चले गए। लेट्स हैव अ लुक टू द क्या कहते हैं वर्ड्स। लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट वर्ड इज अनवेयर वर्ड है। अब अनवेयर वर्ड का जो मतलब है, सिनोनिम्स पूछे हैं, सिमिलर पूछे हैं, तो लेट्स हैव अ लुक द ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज फेमस, ठीक है। अनवेयर का मतलब होता है, इट्स नॉट लाइक दैट फेमस। फेमस हम नहीं ले सकते बिकॉज फेमस वर्ड जो है वो इस तरीके से इसको डिफाइन नहीं करता। फेमस का मतलब होता है दैट पर्सन इज वेल नोन। प्लीज हैव अ लुक। फेमस का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज वेल नोन। फ्रेम वाला, किसी के पास फ्रेम है, वेल नोन पर्सन है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक। इस तरीके से मैं आपको एक एक का मीनिंग डिफाइन करूंगी सो दैट यू कैन फाइंड आउट द कंप्लीट पार्ट। फेमस, वेल नोन या पॉपुलर है। इग्नोरेंट, ठीक है। अब इग्नोरेंट जो पर्सन होता है वो किस तरीके का पर्सन होता है, द पर्सन हु इज लैकिंग नॉलेज, ठीक है। यहां पर बात हुई है कि इग्नोरेंट पर्सन है जो लैकिंग नॉलेज करता है या जिसे नॉलेज के बारे में नहीं पता, ठीक है। हमें सेम मीनिंग ढूंढना है, ध्यान रखना। फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब भी क्या होता है, दैट पर्सन हु इज नोन, ठीक है। नोन पर्सन होता है तो फेमिलियर भी इसी तरीके से चला जाएगा। और अनवर्थेड पर्सन कैसा होता है, अनवर्थेड पर्सन इज दैट इज नॉट डिजर्विंग,
नॉट डिजर्विंग पर्सन को अनवर्थेड पर्सन बोल सकते हैं या वर्थलेस पर्सन बोल सकते हैं। तो अनवे का मतलब ये है कि द पर्सन हु इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ नॉट नोइंग एनीथिंग, कॉन्सेप्ट जो है उसको पता ही नहीं है। तो जब कॉम्प्रिहेंशन में इस वर्ड का यूज किया गया तो अनवे का मतलब है दैट इज द इग्नोरेंट, लैकिंग नॉलेज, मीन्स उसको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, दैट इज द अनअवेयर पर्सन। ठीक है, सो इसका रहेगा राइट आंसर जो है वो आपके लिए रहेगा दैट इज इग्नोरेंट। प्लीज हैव अ लुक, आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सारे ऑप्शंस को कंपेयर करना पड़ेगा सो दैट यू विल गेट अ राइट आंसर। ठीक है, फेमस बिल्कुल नहीं जा सकता था। ठीक है, फेमिलियर भी नहीं जाएगा। देखा जाए तो फेमस और फेमिलियर सेम सेम जा रहे हैं। निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, तो वो भी बात नहीं बैठती है। तो इग्नोरेंट जो है वो राइट वर्ड रहेगा इस वर्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड उन्होंने पूछा है वेट। ठीक है, वेट करना, किसी को भी हम वेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बोला गया है। और मूव्ड का मतलब क्या है? ठीक है, अब ऑप्शन से करते हैं। यहां पर जो मूव्ड का मतलब है दैट इज गो, या गो हम बोल सकते हैं, वॉक ऑफ बोल सकते हैं। ठीक है, मूव का मतलब गो या वॉक अवे, इस तरीके से बोला जा सकता है। ठीक है, चेयर्ड। ठीक है, अब चेयर्ड का जो मीनिंग है दैट इज बर्न्ड। लेट मी टेल यू, चेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज को बर्न करना, या बर्न कोई चीज होती है तो उस कॉन्सेप्ट में बोला जा सकता है। बर्न वर्ड आ सकता है इसके लिए। कंडोन। ठीक है, कंडोन में दैट इज टू एक्सेप्ट समथिंग। यहां पर कंडोन का मीनिंग है एक्सेप्ट। ठीक है, पेड का मतलब होता है पे करना। लेट्स हैव अ लुक, पेड का मतलब होता है पे करना। तो वेट का मतलब होता है दैट इज ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब है दैट इज इग्नोर करना। लेट मी टेल यू, ये आपको वोकैबुलरी में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो वेट का मतलब इग्नोर करना होता है, इसके साथ किसी चीज को निग्लेक्ट करना भी होता है, फोर्स्ड करना, अनवांटेडली नहीं डिमांड करना। तो इसका ये इस तरीके से मीनिंग निकलेगा। तो यहां पर वेट का जो राइट वर्ड है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका मतलब ओवरलुक्ड ही जाता है। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन। और प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर नियरली सेम बोला है। अगर आपको नियरली सेम मिलता है, नियर बाय भी मिलता है या सेम मिलता है, दोनों चीजें एक्सेप्टेड रहेंगी। अगर बहुत ही राइट डायरेक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है तो नियरली सेम तो मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो द वर्ड्स आर गिवन। अगर नहीं होता तो लास्ट की एक ऑप्शन जरूर रहती, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज अगर नहीं दिया है दैट मीन्स इस वर्ड का मीनिंग जो है आपको पैसेज में गिवन है। मींस यू कैन टेक दैट मीनिंग फ्रॉम द लाइन ऑल्सो। जहां पर इसकी लाइन लिखी गई है, इस वर्ड के जो आसपास की लाइन लिखी गई है, वहां से आप इसका मीनिंग जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट समझ के भी मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर इसका मीनिंग जो है वो ओवरलुक्ड आ रहा है। सेम मीनिंग पूछा, दैट इज योर सिनोनिम पार्ट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी कॉम्प्रिहेंशन ही चल रहा है। प्लीज अगर लोग यूज्ड इन द पैसेज बोला है, मींस अभी क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन से ही डिमांड किए जा रहे हैं। Next, please have a look to the next one. Next, which of the following is the most opposite in the meaning of the word printed in the board in the passage? So, again, हमें वो ही चीज पूछी गई है पैसेज में से। So, यहाँ पर एक चीज तो इतनी कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर वोकैबुलरी जो हम हैंडल कर रहे हैं बच्चे, वो पैसेज में से ही डिमांडेड है और पैसेज से ही हमें हैंडल करनी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। कौन सा वर्ड पूछा गया? ऑपोजिट्स का मतलब होता है एंटोनियम्स आर बीइंग पूछा गया है, एंटोनियम्स आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, सो फर्स्ट वन लेट्स हैव अ लुक। अब देखो, एंटोनियम को फाइंड आउट करने के लिए, ऑपोजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सिमिलर मीनिंग का पता होना जरूरी है। सिमिलर पता होंगे तो उसी सिमिलर का आप ऑपोजिट जो है वो बहुत इजीली ले सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज गिवन एज ग्लोबलाइज्ड। Globalized means all over, the person who is been known to the whole of the universe, whole of the world, globalized person होता है। तो उस तरीके से इसको वर्ड लिया गया है। अब इसमें globalized में इन्होंने को ऑप्शंस क्या दी हैं? यूनिवर्सलाइज्ड मींस, हमें प्लीज ध्यान रखना, हमें ऑपोजिट बताना है, हमें नियर बाय या सिमिलर सिनोनिम नहीं बताना है, हमें ऑपोजिट बताना है। तो यूनिवर्सलाइज्ड, यूनिवर्सली अगर कोई पर्सन नोन होता है तो उसका मीनिंग भी ग्लोबलाइज निकल सकता है। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज ये सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है। लिबरल,
लिबरल मीन्स यू आर फ्री। तो ग्लोबलाइज्ड का मतलब ये नहीं बताया जा रहा है अभी कि वो लिबरल के बारे में जो है इस तरीके से जो है वो बात हो रही है स्टेटमेंट में, ठीक है। लिबरल भी नहीं है, बिकॉज लिबरल भी सेम ही चाहते हैं, द पर्सन हु इज फ्री, राइट। अर्थी वो होता है दैट पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द अर्थ, मीन्स कहते हैं ना अपने लैंड के साथ कनेक्ट होना या वैसे। तो यहाँ पर भी ग्लोबलाइज्ड और अर्थी जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है, सिमिलर में जा रहा है, ऑपोजिट में नहीं जा रहा है। सो यहाँ पर भी वो रहेगा। नेक्स्ट देखिए इन्होंने ऑप्शन क्या दिया, प्रॉस्पर, प्रॉस्परिंग करना मीन्स ग्रो करना, ठीक है, ग्रो करना या कुछ अचीव करना, प्रॉस्पर करना, दैट इज बीइंग सक्सीड होना। तो यहां पर इस तरीके से ये वर्ड पूछा गया है। नाउ ये जो अभी तक के हमने वर्ड्स डिस्कस किए ये बिल्कुल भी जो है वो नियर बाय जरूर जा रहे हैं, सिनोनिम के बेसिस पे जरूर जा सकते हैं, बट एंटोनियम में नहीं जा सकते। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज गिवन इज योर डिसेंट्रलाइज्ड। यस एग्जैक्टली, ग्लोबलाइज्ड का मतलब होता है आप अपने आप को ग्लोबलाइज्ड करते हैं, अपने आप को ओपन करते हैं, बट डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है यू आर स्क्रूजिंग योरसेल्फ एट वन पोजिशन, मीन्स यू आर नॉट एट ऑल ग्लोबलाइज्ड, मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल भी ग्लोबलाइज्ड नहीं है, आप पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानते हो, आपको डिसेंट्रलाइज्ड टाइप की नॉलेज है। दैट मीन्स इसका जो ग्लोबलाइज्ड का जो एंटोनियम होगा दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड। कभी कभी इस तरीके की वोकैबुलरी भी इस तरीके का इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको हैंडल करनी पड़ सकती है, बिकॉज अभी तक की जो 4 वर्ड्स हमने डिस्कस किए वो कहीं से भी रिलेट नहीं करते एंटोनियम के केस में, ठीक है। तो एंटोनियम जो है ग्लोबलाइज का डिसेंट्रलाइज्ड ही आएगा, बिकॉज ग्लोबलाइज का मतलब है यू आर स्कैटरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर पोजीशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम आउटर टू द इनर पोजीशन, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉस्पर्ड। यस एग्जैक्टली, प्रॉस्पर्ड। अब यहाँ देखिए प्रॉस्परिंग ऑप्शन दी हुई थी पिछले वाले में, तो एग्जामिनर कभी कभी ऐसे नियर बाय कुछ ना कुछ तो वर्ड्स आपको ग्रांट कर ही देता है। प्रॉस्पर का मतलब क्या है? सक्सीड करना, ग्रो करना, राइट, यही रहता है आपका प्रॉस्पर का मतलब। अब प्रॉस्पर का मतलब इन्होंने एंटोनियम के फॉर्म में पूछा है तो बहुत सिंपल रहेगा यहाँ पर। अब प्रोग्रेस्ड है, प्रोग्रेस का मतलब भी ग्रो करना होता है, ठीक है। डिकम्पोज्ड, डिकम्पोज मीन्स जैसे कि वी कैन गो फॉर डिकम्पोज, सेट ऑफ करना, डिके करना, डिकम्पोज का यहाँ पर मीनिंग निकलता है, तो बहुत ही अलग सा मीनिंग है। अभी मैं इसको डायरेक्ट मीनिंग में ले रही हूँ। इम्प्रूव करना, ठीक है, इम्प्रूव करने का मतलब है यू आर इम्प्रूव्ड, मीन्स एक तरीके से करेक्शन करना या अपने आप को किसी चीज में अपनी मिस्टेक को, एरर को इम्प्रूव करना, तो अलग ही मीनिंग निकल रहा है, अभी प्रॉस्पर के साथ नहीं जा रहा है। एनलाइटेंड, प्रॉस्पर भी पॉजिटिव में जा रहा है और वैसे भी हमें एंटोनियम की डिमांड है, सिनोनिम की डिमांड नहीं है। और एंटाइटल करना, अपने आप को ग्रो करना, ये भी सेम सेंस में जाता है, सिनोनिम के सेंस में ही जा रहा है। सो द राइट वर्ड जो प्रॉस्पर के साथ एंटोनियम में रहेगा वो रहेगा डिक्लाइन, बिकॉज प्रॉस्पर का मतलब ग्रो होता है, तो डिक्लाइन करना दैट मीन्स यू आर कमिंग डाउन, सम सॉर्ट ऑफ कोई चीज में आप डाउन हो रहे हो तो डिक्लाइन कर रहे हो, तो राइट वर्ड एंटोनियम इज सो अभी तक जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे। आगे मूव ऑन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। यस, नाउ रीड आउट द क्वेश्चन, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन को रीड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पार्ट में ही कहीं ना कहीं ट्रिक डाल देता है और बच्चे काफी चीजें वो कंफ्यूज करते हैं, वो लगता है कि वो स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। माय वेरी गुड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, राइट। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 to 85, दैट इज योर एरर, ठीक है, ये 5 मार्क्स का रहेगा। रीड ईच स्टेटमेंट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन मिस्टेक और एरर इन इट, मींस ये कौन सी एक्सरसाइज मानी जाएगी? दिस इज योर एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन एक्सरसाइज आपको यहाँ पर आई है जो कि 5 मार्क्स की आई है। सो क्वेश्चन में कोई एरर है कि नहीं है, इफ एनी देयर वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट में एरर होगा, मार्क द नंबर ऑफ दैट पार्ट विद एन एरर एज योर आंसर। इफ देयर इज नो एरर देन मार्क द लास्ट फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन जो है आपको नो एरर की जो है वो आप इस अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मूव ऑन करते हैं, लेट्स डिस्कस ग्रामर। डिस्कस करने वाली हूँ बच्चे इसमें आपके साथ में ग्रामर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मोर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। पीपल आर वरीड, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। इस तरीके से ही आपको एरर जो है वो पेपर पैटर्न में आता है। आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये
एक पैटर्न है आपके पेपर का। इसके अलावा भी दूसरे पैटर्न्स हैं आपके पेपर में, मींस दूसरी टाइप की एक्सरसाइजेस भी आ जाती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ जाता है, लेकिन इस पार्ट में आपको एरर डिटेक्शन दिया गया है। बाकी जो पेपर का पैटर्न है वो भी मैं आपके दूसरे मॉक पेपर में आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट दिस इज द फर्स्ट पैटर्न ऑफ योर पेपर, राइट। People are worried more because of frequency of occurrence of the crime rather, कॉमा लग चुका है, then the magnitude of each one. So देखा जाए तो बच्चे स्टेटमेंट बिल्कुल ही नो एरर में जा रही है, बिकॉज स्टेटमेंट बहुत ही स्मूथ जा रही है, कोई एरर नहीं नजर आ रहा है। People are worried more because of the frequency of occurrence of crime rather, means इस वाले स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर ये चीज बता दी गई, ठीक है, यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वन। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर जब मोर यूज किया गया था, जो कि आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर यूज करने का मतलब है बिकॉज रीजन बता दिया गया, ठीक है। जब दूसरी बात बताने के लिए देन वर्ड यूज किया गया, तो यहां पर भी तो बिकॉज वर्ड आ जाना चाहिए, बिकॉज यहां पर भी तो कंपैरिजन हो रहा है। याद रख लेना बच्चे, स्टेटमेंट में इस तरीके से अगर स्टेटमेंट्स आती हैं तो यहां पर जब बिकॉज बोल दिया गया, बिकॉज एक रीजन जस्टिफाई यहां पर कर रहा है, ये हुआ बिकॉज, तो दूसरी सिचुएशन के लिए भी जो है यहां पर भी बिकॉज आ जाना चाहिए। द रीजन इज कंपैरिजन जो है वो सिमिलर रहना चाहिए। अगर फर्स्ट लाइन जो है वो कंपैरिजन बता रही है, दूसरा भी तो यही लाइन कर रही है, तो जब ऐसा कर रही है तो वहां पर कंपैरिजन के लिए मोर बिकॉज लगा है, यहाँ पर देन लग चुका है, तो उसके साथ बिकॉज वर्ड जो है वो आ जाना चाहिए, बिकॉज सिमिलर चीजों की कंपैरिजन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट करती है तो नेक्स्ट को भी उसी ऑर्डर में जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा। दिस इज अ ग्रामर रूल, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट जो है वो कंपेयर कर रही है, तो दूसरी बार भी अगर आप कंपेयर के बारे में यही बता रहे हो तो सेम वर्ड तो यूज करोगे कंपेयर करने का। वहां पर भी तो रीजन बिकॉज बताया, तो दूसरी वाली स्टेटमेंट में भी बिकॉज रीजन जो है वो जस्टिफाइड आना ही आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो यहां पर जो एरर रहेगा वो आपका कौन सी स्टेटमेंट में रहने वाला है, दैट इज इन द फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी स्टेटमेंट, the quality of construction of our building was highly appreciable by most of the visitors. No error, please have a look. Statement में the quality of construction of our building was highly appreciable by most of the visitor. तो यहाँ पर किस तरीके से जो बात की गई है, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पर एक बहुत अच्छे से जो है एक पैटर्न फॉलो कर दिया गया है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पर एप्रिशिएबल लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बिल्डिंग वाज हाईली, हाईली जो है वो आपका क्या है, दैट इज इन योर एडवर्ब, ठीक है, हाईली एप्रिशिएबल, ठीक है। यहाँ पर एप्रिशिएबल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर एप्रिशिएटेड आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो किस तरीके से यूज किया जाएगा, यहाँ पर वर्ब यूज हो जाना चाहिए, ना कि एडजेक्टिव, बिकॉज एडजेक्टिव के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हाईली जो है वो क्या बता रहा है, एप्रिशिएटेड बात बता रहा है। तो प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर आपका जो है एडजेक्टिव का यूज है ही नहीं। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज डिमांड ही नहीं है स्टेटमेंट में, बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी किसके बारे में, कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हुई है, बिल्डिंग्स के बारे में बात हुई है, और हाईली वो एप्रिशिएट की जाती है, एप्रिशिएबल नहीं होता है, बिकॉज आगे की स्टेटमेंट में बाय मोस्ट ऑफ द विजिटर, बहुत सारे विजिटर्स ने उसको क्या किया, एप्रिशिएबल नहीं किया है। अगर एप्रिशिएबल किया होता तो एप्रिशिएबल जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो पहले आता, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एप्रिशिएबल या एप्रिशिएबल इसको करते हैं तब ये बात होती है, लेकिन इसको एप्रिशिएट किया गया है, दैट नीड टू बी वर्ब आ जाना चाहिए। यहाँ पर एडजेक्टिव की डिमांड स्टेटमेंट नहीं रखती है, प्लीज इस चीज को देखते हुए चलना। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका एरर, let's have a look to the statement. Next statement says the discreet inquiry revealed that his involvement in the fraud case have been more than what was first guessed. Yes, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लीज हैव अ लुक। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, सिंटेक्स का रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पर the discreet inquiry revealed that his involvement in the fraud cases have been more than what was first guessed. Yes, तो यहाँ पर डिस्क्रीट इंक्वायरी जो है वो आपका सब्जेक्ट बनता है। प्लीज यहाँ पर फ्रॉड केसेस को लेके अपना सब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर डिस्क्रीट इंक्वायरी जो है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चल रही है। इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात हो रही है, और इन्वॉल्वमेंट किसकी है, हिज इन्वॉल्वमेंट है। हिज इन्वॉल्वमेंट मीन्स आपका यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसी के कारण आपका जो वर्ब है यहाँ पर हैज आ रहा है।
होता है कभी कभी स्ट्रक्चर कैसे फॉलो कर दिया जाता है, सब्जेक्ट आपका आ रहा है प्लस आपका फिर सब्जेक्ट आ रहा है फिर वर्ब आ रहा है, तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट प्रोसीड होती है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कौन से पार्ट का लिंकेज प्रोवाइड कर रहा है। तो लेट मी टेल यू द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील, क्या रिवील किया उन्होंने, दैट हिज, बच्चे यहाँ पर हिज का जो है इन्वॉल्वमेंट शो किया जा रहा है, तो हिज का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपके इस वर्ब के साथ जा रहा है। हिज आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट मींस वो आपका सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पर क्या करेगा, डिमांड करेगा। सो प्लीज इस तरीके से स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये सिंटेक्स का रूल है, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंटेक्स रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रामर। ओके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, I know nothing about chess because my games teacher also was not knowing nothing about it। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, ये भी स्टेटमेंट इतनी डिफिकल्ट नहीं है हैंडल करना, बहुत इजी हैंडल हो जाएगा, बट हो सकता है कि बच्चे कुछ और ही इसको जो है स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करे। I know nothing, मुझे नहीं कुछ पता अबाउट द चेस बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग नथिंग अबाउट इट। तो देखा जाए तो यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक चल रही है, बट यहां पर थोड़ा सा गलती लग रही है, राइट। यहां पर वॉज नॉट नोइंग नथिंग अबाउट इट। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जब ये स्टेटमेंट इश्यू की गई वॉज नॉट, वॉज तो ठीक है, नॉट नोइंग नहीं पता मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, नॉट नोइंग फिर नथिंग फिर नेगेटिव आ गया। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स इश्यू नहीं की जाती, मींस एक ही लाइन में हम दो बार एक ही चीज को नेगेटिव नेगेटिव शो कर रहे हैं, तो इस तरीके का तरीका जो है वो गलत होगा। एरर तो यहीं पे है, द स्टेटमेंट इज हैविंग एरर इन योर फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट में आपका एरर है, बट क्या है एरर देखते हैं। यहां पर बच्चे क्या आ जाना चाहिए, वॉज नॉट नोइंग, नॉट भी नेगेटिव है, नथिंग भी नेगेटिव है, तो या तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, डिड नॉट नो एनीथिंग, जो कि यहां पर आ जाना चाहिए, यहां पर आ जाएगा डिड नॉट, ठीक है, नो एनीथिंग, या इसकी जगह पे आना चाहिए न्यू नथिंग, या तो आप न्यू नथिंग लिख सकते हैं या तो डिड नॉट नो नथिंग आ सकता है, तो यहां पर ये एरर रहेगा। देखना कभी ध्यान रखना कि इस तरीके से नॉट नोइंग और नथिंग जो है वो दोनों वर्ड जो है नेगेटिव ही बता रहे हैं, तो इस तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट इस तरीके से इशू नहीं की जा सकती है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। या तो आप डिड नॉट नो एनीथिंग लिखो, डिड नॉट एनीथिंग मींस डिड आपने नॉट कर दिया कि नहीं पता, नॉट नेगेटिव आ गया, और एनीथिंग वो है पॉजिटिव जा रहा है, तो ठीक है स्टेटमेंट। या आप लिख सकते हैं न्यू नथिंग, उसको कुछ नहीं पता, न्यू नथिंग, तो इस तरीके से स्टेटमेंट ग्रामेटिकली हैंडल की जा सकती है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, लेट्स हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी कैपिटल मार्केट कंडीशन देयर हैज बीन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन बैंक डिपॉजिट, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा जनरल कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत है, ड्यू टू अनसर्टेनली, तो सर्टेनली बोला गया है, ठीक है, अनसर्टेनली बोला गया है, मार्केट कंडीशन, कैपिटल मार्केट कंडीशंस के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, सर्टेनली तो नहीं बोला जाएगा ना, बिकॉज ड्यू टू क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अनसर्टेन, ठीक है। यहाँ पर अनसर्टेन इसलिए आया बिकॉज बच्चे सर्टेनली तो आगे बात तब बोली जाती है जब हमें एक चीज के बारे में नहीं पता, तो ऑलरेडी हमें पता है कि कैपिटल मार्केट कंडीशंस क्या होती हैं, सो ड्यू टू अनसर्टेन बोला जाएगा, बिकॉज सम थिंग्स आर नोन, कुछ चीजें नोन में होती हैं तो एलवाई का फैक्टर वो नहीं लेती हैं, इससे अच्छा है कि हम उसको अनसर्टेन वर्ड में ही डालें, सर्टेनली नहीं आएगा, अनसर्टेन जो है डिमांड रहेगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दिस वाज योर एरर फाइंडिंग एक्सरसाइज। ये रहा आपके कितने मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का रहेगा, सो 10 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, ये 5 मार्क्स की एक्सरसाइज रही। आगे मूव ऑन करते हैं। इसको हैंडल करने के लिए लेट मी टेल यू 4 मिनट्स आर मोर देन इनफ, 4 मिनट से ज्यादा आपने नहीं देने हैं, बिकॉज सिंपल स्टेटमेंट्स आप रीड आउट कीजिए और बहुत अच्छे से इसको आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। यस, नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज है, सेम केस गोज टू योर ग्रामर, मींस ग्रामर ही है यहाँ पर। अगर हम इसमें बात करें तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट कहलाएगी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, प्लीज हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फ्रेज 1, 2 और 3 आर गिवन बिलो टू रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन द बोर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली मीनिंगफुल एंड करेक्ट। If the sentence is correct as it is, no correction is required. तो हम 5th ऑप्शन पे जा सकते हैं, that is no correction required, ठीक है। या तो हम जो भी अगर हमें एरर लगता है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक, स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट
स्टेटमेंट में हाईलाइटेड वर्ड हमें जो है वो डिमांड दिया गया होता है, हाईलाइटेड होता है या वो आपको अंडरलाइन दिया जाता है पेपर में, सो दैट यू कैन। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी आर नोइंग कि एरर कहां पर है। एरर डिटेक्शन में ऐसा नहीं था, एरर डिटेक्शन में पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद यार कहां पर एरर है हम लोग ढूंढ रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, वी कैन फाइंड आउट बिकॉज हमें हाईलाइटेड वर्ड दे दिया जाता है, थोड़ा सा इजी पॉइंट बना दिया गया है। सो इसका जो पैटर्न रहेगा फ्रॉम, आप कह सकते हैं फ्रॉम मॉडरेट टू टफ या मॉडरेट टू हार्ड आप बोल सकते हैं, नॉट सो डिफिकल्ट बट यू कैन हैंडल इट, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। द इंक्रीज टाइम डिवोटिंग टू वॉच टेलीविजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ रीडिंग एबिलिटी, ठीक है। अब इसमें जो स्टेटमेंट इश्यू की गई है, ठीक है, the increasing time devoting to watch television is one of the important cause of the decline in reading ability। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात है increased लिखा गया है, ठीक है, ed फॉर्म यूज किया गया है, और सबसे बड़ी बात है आप जब किसी भी अपनी हैबिट को, हैबिचुअल हैबिट को जो है वो एक पैटर्न शो करते हैं, एक हैबिट है, वो हैबिट ऑन गो जो है वो चलती रहेगी, तो इंक्रीज्ड टाइम मींस ईडी फॉर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पर डिवोटिंग नहीं आएगा, आईएनजी। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कंटिन्यू ऑर्डर तो वैसे होता है, लेकिन कंटिन्यू ऑर्डर तो वॉच में डाल दिया है, मींस कंटिन्यू फिर स्टॉप कर दिया, ऐसे नहीं होता है। जब भी आप अपनी कोई हैबिट, पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वो ईडी फॉर्म लेते हुए कंटिन्यू ऑर्डर में चलता है कि हाँ पास्ट में था और आगे भी वो चलता रहेगा। तो प्लीज राइट ऑप्शन जो है चूजन रहेगी, वो क्या रहेगी, डिवोटेड टू वॉचिंग। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट के बारे में बात हो रही है, जो कि पास्ट में हुआ, आप डिवोटेड हो और आगे भी वो चीज कंटिन्यू चलती रहेगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि टेंसेस फॉलो करवाता है विद कंडीशन। कंडीशन टेंसेस का ये कहता है कि कोई एक एक्शन है जो पास्ट में हुआ, पास्ट में चल रहा है और आगे भी जो है वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से, और आपको पता है कि टेलीविजन रिलेटेड बात हो रही है, दैट मींस ये कॉन्सेप्ट तो आगे ऑनगोइंग चलता ही रहेगा। सो दैट द आंसर इज डिवोटेड टू वॉचिंग। कॉन्सेप्ट यही लेके चलना कि कुछ एक्शन जो है पास्ट में चल रहे होते हैं और कंटिन्यू में भी चलना जो है वो डिमांड रखते हैं, कंटिन्यू डिमांड रखते हैं। सो राइट आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्लीज हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। वॉकिंग हैज डिस्प्ले एडवांटेजेस over driving as you see naturally like things while walking that you often miss while driving। I think यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक द स्टेटमेंट। यहाँ पर इस तरीके से अगर स्टेटमेंट जो है वो बोली जाती है तो वो कैसे रहेगा। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी, यहाँ पर एक बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। लेट मी टेल यू द आंसर फर्स्ट। आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, इसका जो आंसर आ जाना चाहिए दैट विल बी योर has distinct advantages। प्लीज इसका स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। अगर स्टेटमेंट में हैज और हैव आता है, ठीक है, प्लीज हैज और हैव आता है, तो आगे का स्ट्रक्चर एडजेक्टिव प्लस नाउन में जाता है। दिस इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर जो मैं बता रही हूँ, बिकॉज अगर इस तरीके से अगर आता है हैज हैव आया तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, लेकिन अगर बच्चे इज और आर आ गया, इजर आर आ गया, तो आपका जो स्ट्रक्चर पार्ट है वो चेंज होके क्या आ जाता है, पहले आपका एडवर्ब आ जाता है, फिर आपका एडजेक्टिव आता है। दिस इज द रिजिड स्ट्रक्चर दैट यू कैन फॉलो इन योर पेपर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बहुत इजीली हमने एक बहुत ही ट्रिक यूज की है। दिस इज अ ट्रिक फॉर योर पेपर कि हैज आ चुका है तो आपका जो एल वाई का फैक्टर है, लेट मी टेल यू, एल वाई जो है बच्चे वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। आपको भी शायद पता होगा, ग्रामर कर चुके होंगे इतना, तो एल वाई का फैक्टर जो है वो एडवर्ब कहलाता है। अगर वो एडवर्ब का है तो यहाँ पर हैज और हैव आया है तो आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, और जो एडजेक्टिव है वो डिस्टिंक्ट माना जाएगा और ये नहीं आएगा। दैट इज अ नाउन, नाउन इज बीइंग रिक्वायर्ड ना, तो ये तो आपका एडजेक्टिव एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस आएगा। गॉट दिस वन। तो यहाँ पर इस तरीके का, प्लीज इस रूल को याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक रिजिड रूल है जो आप पेपर्स में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हैज और हैव आया तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, और अगर इज और आर आया तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आता है। दिस इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, यू कैन फॉलो। ये आपके लिए पेपर्स के लिए ट्रिक आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, he turned down our proposal which we had prepared by so many dedication। Yes, statement says he turned down our proposal which we had prepared by so much dedication, ठीक है। सो यहाँ पर
क्या आ जाना चाहिए, मीन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही रेक्टिफाइड लग रही है. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शन. हैड प्रिपेयर्ड विद, ठीक है, प्रिपेयर्ड विद सॉरी बाय सो मच डेडिकेशन, या हैव प्रिपेयर्ड बाय, या वर प्रिपेयर्ड बाय, या हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर, या नो करेक्शन. ठीक है, पहली बात नो करेक्शन है नहीं, बिकॉज नो करेक्शन का जो है यहाँ पर डिमांड नहीं दिखाएंगे. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा हैड प्रिपेयर्ड विद. यहाँ पर बस एक इश्यू हुआ है कि यहाँ पर बाय नहीं आ रहा है, बिकॉज बाय नहीं आ सकता. सो मच डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर किया, बाय का मतलब होता है के द्वारा, तो के द्वारा नहीं माना जाएगा. किसके साथ किया गया? विद. विद का मतलब होता है साथ में. ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, विद और बाय में सिर्फ डिफरेंस ये है कि बिकॉज स्टेटमेंट में जब विद या बाय लगते हैं बच्चे, दोनों सेम साउंड करते हैं, मीनिंग भी स्टेटमेंट बहुत करेक्टेड लगती है. बस डिफरेंस ये है कि बाय का मतलब होता है के द्वारा और विद का मतलब होता है के साथ में. ठीक है, तो विद जो है यहाँ पर हैड प्रिपेयर्ड विद, ठीक है, के साथ में. किसके साथ में? विद डेडिकेशन, विद सो मच डेडिकेशन. तो यहाँ पर विद आ जाना चाहिए. सो योर राइट ऑप्शन इज हैड प्रिपेयर्ड. ठीक है, यहां पर ये आएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. Although family TV serials do vary, they have certain common elements. ठीक है, यहाँ पर एरर जो है do vary में आ रहा है. do vary का मतलब होता है different aspect. We are talking about different things, different circulum, different aspect होता है, different चीजें के बारे में बात आती है. बट टीवी सीरियल्स में जो है वो मतलब हर एक टीवी सीरियल जो है वो वेरी करता है. किसी में कोई स्टोरी चल रही है, किसी में कोई स्टोरी चल रही है, बट उनका कॉमन एलिमेंट तो सेम रहता है ना. कॉमन एलिमेंट, यू मस्ट हैव सीन सो मेनी फैमिली सीरियल्स, तो उसका कॉमन एलिमेंट सेम रहता है. उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो नो एरर जो है वो रहेगा, बिकॉज स्टेटमेंट जो है बहुत ही अच्छे से करेक्टेड मोड में ही जा रही है. देयर इज नो ग्रामर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस, राइट. ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, ये हमारा एरर का है. इसमें भी आपके पास 5 स्टेटमेंट्स हैं. अगेन इट गोज टू योर 5 मार्क्स ओनली. यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा. वी हैव प्रोफाउंड फेथ एंड होप्स फॉर फ्यूचर. ठीक है, अब यहाँ पर प्रोफाउंड का जो मीनिंग है, फेथ एंड होप्स मीन्स एक तरीके से इडियम्स फॉर्म में ये लिया जा रहा है. प्रोफाउंड का मतलब होता है ग्रेट, इंटेंस. ठीक है, ग्रेट बोल सकते हैं, इंटेंस फॉलो किया जा सकता है, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को फील करते हैं कि हाँ प्रोफाउंड इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, मीन्स इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है. तो उस तरीके से प्रोफाउंड मीनिंग आएगा. ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है वी हैव प्रोफाउंड फेथ एंड होप्स फॉर द फ्यूचर. ठीक है, अब फेथ किसमें बोला गया है, होप्स किसके लिए बोली गई है, तो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन आता है बच्चे होप्स फॉर द फ्यूचर. तो ठीक है, होप किससे होगी, फ्यूचर से होगी, बट फेथ किसमें होगा, फेथ को भी किसी में डालना पड़ेगा. फेथ बच्चे इनमें होता है, फेथ किसी में चीज में होता ही है, तो आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी, बिकॉज एक तरीके से स्टेटमेंट ईडियम फॉर्म में जा रही है. तो फेथ आप किस में डालते हैं, इनमें डालते हैं. किसी चीज में डालते हैं, किसी चीज में आपका फेथ होता है तो वो इनमें जाता है. और आपकी होप्स किससे होती हैं होप्स आपकी किसी चीज से होती है, एक रीजन होता है, और वो किससे है, फ्यूचर का रीजन है. तो होप्स के लिए तो फॉर लग गया. ठीक है, लेकिन फेथ किसमें है वो आपको बताना पड़ेगा. तो फेथ इन होता है, फेथ फॉर नहीं होता है, दैट इज फेथ इन. तो ये रहा आपका जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मीन फ्रेज रिप्लेसमेंट भी हम कह सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कह सकते हैं. सो दिस इज योर एक्सरसाइज. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. नाउ दैट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज बीइंग योर क्लोज टेस्ट. अब यहाँ पर इसमें आपको क्लोज टेस्ट डिमांड किया गया है, एंड क्लोज टेस्ट इज ऑफ 10 मार्क्स. सो 10 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें क्वेश्चंस थे, उसके वोकैबुलरी थी, सिनोनिम एंड एंटोनियम. फिर आपके पास आया एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स की, उसके बाद आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 मार्क्स का, और अब आपके पास क्लोज टेस्ट आ चुका है 10 मार्क्स का. मींस कंप्लीट सेट आपका पेपर 30 मार्क्स का. टाइम लिमिट इज 20 मिनट्स, राइट. इसको डिस्कस करते हैं. बहुत ही सिंपल है, नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज क्लोज टेस्ट का जो लेवल रहता है वो रहता है फ्रॉम इजी टू मॉडरेट. ठीक है, आप हैंडल कर सकते हैं. इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच गिवन. अब यहाँ पर देखिए ब्लैंक दिए गए होते हैं, यहाँ पर एक नंबर दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नंबर जो है प्रोवाइडेड है 91, 92. ठीक है, यहाँ पर 93, 94, 95, देन वी डू हैव एक सेकेंड 96, yes 96, 97, देन वी आर हैविंग 98, 99 एंड दिस इज 100. तो इसके अगेंस्ट में आपको ऑप्शन दी गई है, 5 ऑप्शन दी जाती हैं, और आपको जो है चूजन पार्ट जो है वो लेना पड़ेगा. बहुत सिंपल रहता है, नॉट सो डिफिकल्ट. लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबर्ड. दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 4 वर्ड्स आर सजेस्टेड.
वन ऑफ विच फिट्स द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली, मींस आपको देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड जो है वो सुटेबल रहेगा। तो स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस। अब स्टेटमेंट यहां तक क्वेश्चन पार्ट में ही जारी थी, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब है यहाँ पर जो है बात किसकी हो रही है, क्लोज टेस्ट को। देखो सिंपल सा है, एक वर्ड पर करके समझ में आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, पैसेज में क्या गिवन है। तो फर्स्ट एड के बारे में है, सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट इश्यूज के बारे में बात होगी, मींस नॉर्मल जनरल कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट एड एक्सपर्ट स्ट्रेस दैट, ठीक है। नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं क्या आना चाहिए। स्ट्रेस दैट अब बिफोर, अटेम्प्टिंग, रिगार्डिंग, नोइंग या अबाउट। अब बिफोर बिल्कुल भी स्टेटमेंट में लग नहीं रहा, अटेम्प्टिंग नहीं आ रहा है, रिगार्डिंग नहीं बात हो रही है, नोइंग हो रहा है या अबाउट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात है कि फर्स्ट एड एक्सपर्ट्स, यहाँ पर फर्स्ट एड एक्सपर्ट्स के बारे में बात हो रही है। दैट व्हाट टू डू मींस दैट इज नोइंग व्हाट टू डू। फर्स्ट एड एक्सपर्ट स्ट्रेस दैट, स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज नोइंग, ठीक है। नोइंग व्हाट टू डू फॉर एन, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में फॉर एन इंजर्ड, इंक्वायरिंग, एफिशिएंट या इंपॉर्टेंट या एक्सीडेंटल, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड किसको दी जाती है, जनरल है, जनरल चीज पूछी गई है, इंजर्ड को दी जाती है। तो इंजर्ड के इंजरी के बारे में ही बात हो रही है। फॉर एन इंजर्ड, अब यहाँ पर विक्टिम मींस पूरी पूरी बात की गई कि इंजर्ड पर्सन को किस तरीके से मेडिकेशन देना है, क्या करना है। सो विक्टिम अंटिल अ डॉक्टर और अदर ट्रेन्ड पर्सन गेट्स टू द एक्सीडेंट सीन कैन। थर्ड ऑप्शन मींस इन्होंने पूरा बता दिया कि अगर कोई इंजर्ड होता है, अगर उसको कोई ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है डॉक्टर या किसी एक्सपर्ट के आने से पहले, तो क्या है। तो नेक्स्ट ऑप्शन डिमांड है harm, comfort, take या soothe या save, means accident scene can dash a life. You know that very general concept. You can save a life. How you can save a life? So that is the right option to this statement. ठीक है, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। Especially in the case of stoppage of breathing. Yes, यहाँ पर अब थोड़ा सा स्ट्रेस दिया जा रहा है। स्टेटमेंट देखो पूरे अच्छे से जनरल व्यू बताया गया है। स्पेशली इन केस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, सिवियर ब्लीडिंग या शॉक लगने पे क्या करना है। पीपल विथ स्पेशल डैश प्रॉब्लम। अब स्पेशल कौन सी प्रॉब्लम, मींस मेंटल, एथिकल, मेडिकल, एक्सीडेंटल और मॉरल, किस टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। तो यू विल कम टू नो, बहुत ही अंडरस्टूड फैक्टर है, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात हो रही है। बिकॉज यहाँ पर बात कर दी ना बच्चे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सिवियर ब्लीडिंग है, शॉक है, तो ये क्या है आपकी मेडिकल इश्यू प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर मेडिकल वर्ड आएगा जो कि सूटेड है, ठीक है। मेडिकल प्रॉब्लम सच एज डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एपिलेप्सी, एलर्जी आर डैश टू बेयर सम सॉर्ट ऑफ आर। अब यहाँ पर फिफ्थ के ऑप्शन क्या क्या है, दैट इज प्रोहिबिटेड या इनवाइटेड, कंपेल्ड या अलाउड या अर्ज्ड। अब यहाँ पर उनको बोला गया है कि जिनकी कुछ इस तरीके की मेडिकल इश्यूज है, जिसको जैसे कार्डिक प्रॉब्लम है या कोई डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको क्या करना चाहिए कि उनको ऑलरेडी देखो किसी का अगर एक्सीडेंट होता है हमें तो नहीं पता लग सकता ना एट द टाइम कि उसको कौन सी बेसिक प्रॉब्लम है। तो उनको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अर्ज किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपको इन चीजों को टैगिंग पार्ट अपने पॉकेट में या अपने पर्स में, वॉलेट में लिखना चाहिए कि यू आर डायबिटिक, यू आर हैविंग अ ब्रीदिंग इश्यू, यू आर हैविंग अ एस्थमा इश्यू। मींस इस तरीके से इनको यहाँ पर क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मीनिंग जा रहा है वो अर्ज जा रहा है। तो यहाँ पर अर्ज टू वेयर सम सॉर्ट ऑफ, देखो यहाँ पर ये बात वही जो अर्ज वर्ड क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पर बात आगे जो स्टेटमेंट कर रहे हैं कि वेयर सम सॉर्ट ऑफ एम्बलम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, मींस कोई ना कोई आपको ये चीज अपने पॉकेट में, वॉलेट में कहीं ना रखना पड़ेगा कि यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ मेडिकल इश्यूज, राइट। As a safeguard against administration of medication that might be injurious or even, means as a safeguard, अगर आप किसी को नहीं पता लगेगा कि आपको डायबिटीज और उस टाइम पे आपको कुछ इस तरीके की चीज दे दी जाए तो वो आपके लिए मींस लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट, डेंजरस, बेनिफिशियल, फैटल या रेमेडियल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे बी फैटल। फैटल का मतलब अगेन क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। सो दैट विल बी योर राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वेट, यस, फैटल, ओके, आइडेंटिफाइंग, यहाँ पर फैटल आ गया। व्हेन इमरजेंसीज डू अकर, अगर इमरजेंसीज अकर करती हैं। 97, एक्सपेक्टिंग, प्रोवाइडिंग, अवॉइडिंग, इग्नोरिंग और निग्लेक्टिंग, मींस आप क्या करते हो, मींस
अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आपके सामने आ जाती है तो यू नीड टू गो फॉर प्रोवाइडिंग, आप उसको प्रोवाइड ही करोगे। क्या प्रोवाइड करोगे, आगे की स्टेटमेंट वेरीफाई करेगी। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट एड वर्ड आ गया, मींस यू हैव टू प्रोवाइड दैट फर्स्ट एड टू दैट पर्सन, इंजर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट एड विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर, ठीक है, आफ्टर व्हाट, डिटरमाइंस ऑफर्स वेरिशेस रिफ्लेक्ट या बेग्स, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही अनवांटेड जा रही है, सो योर राइट ऑप्शन विल बी कि प्लीज हैव अ लुक, यहां पर आया दैट इज प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर क्या, आफ्टर डिटरमाइन। आप डिटरमाइन तो करो कि उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या आपको इश्यू नजर आ रहा है, कितना इंजर्ड है वो पर्सन, कैसे आ रहा है, तो आपने क्या किया, प्रोवाइड किया। कब प्रोवाइड किया, दैट इज डिटरमाइन करने के बाद प्रोवाइड किया। डिटरमाइंस डिटरमाइन एड विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स में जो फर्स्ट एड अगर मिल जाती है, दैट ऑफेंस हैस्टी, केयरलेस, प्रॉपर, प्रोबेबल और रीजनेबली। अब रीजनेबली क्या हो सकता है, दैट विल बी द राइट ऑप्शन कि अगर आपका फर्स्ट एड बहुत ही अच्छे से मिल जाता है, प्रोवाइड होता है, डिटरमाइन हो चुका है, तो वो एक तरीके से प्रॉपर जो है वो क्या रहेगा, वेट दैट विल बी वेट यस, यहां पर आपका डिटरमाइन आया, लाइफ और डेथ, सेम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट एड, मींस प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए फर्स्ट एड की, जो पैराग्राफ बता रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट एड, रेजिस्ट, इंस्टिगेट्स, हिंडर्स या प्रिवेंट्स या अनेबल्स, यस, सेम ऑप्शन जो है वो, मींस चारों ऑप्शन बहुत ही नियर बाय जा रही हैं, यहाँ पर कहने की ये बात है। तो यहाँ पर आया प्रॉपर यहाँ पर 99 पे प्रॉपर आया, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट एड, 100 पे क्या आ जाएगा, दैट अनेबल्स द प्रोफेशनल टू प्रोवाइड बेटर केयर, यस एग्जैक्टली। यहाँ पर ऊपर से बात चलती हो आ रही है कि अगर कोई मेडिकल इश्यू है किसी को, तो अगर उनको जो अर्ज किया जा रहा है कि वो अगर अपने अपने पॉकेट में कहीं पर कुछ लिख के रखें कि यार वो डायबिटिक है या उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एस्थमा प्रॉब्लम है, तो मेडिकल जो है फर्स्ट एड देने में थोड़ा सा इजी रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट में जो आपका क्लोज टेस्ट लिया गया। अब ये तो था जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट जब पेपर में आते हैं तो ये इजी टू मॉडरेट रहते हैं, आप बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके लिए, आपके साथ मैंने मॉक पेपर डिस्कस किया, जो कि आपके कितने मार्क्स का मॉक पेपर था, दैट इज ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है, मोस्ट, बिकॉज इट कॉम्पिटिटिव पेपर में हर एक बच्चा जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होता है। द रीजन इज द हाउ यू हैंडल द पेपर इन अ टाइम मैनेजमेंट लेवल, मींस किस तरीके से आप पेपर हैंडल करते हैं। सो ये रहा आपका फर्स्ट पेपर डिस्कशन, ये फर्स्ट पैटर्न था। पैटर्न फर्स्ट का मतलब ये है कि इसमें जो आपको स्टेटमेंट्स आई हैं वो आपको जो 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको पैसेज में से ही आए हैं, उसके बाद आपका एरर डिटेक्शन था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, आपको क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट जो है वो प्रोवाइडेड था। तो ये फर्स्ट पैटर्न रहा। इसके साथ मैं आपके साथ लेके आऊंगी नेक्स्ट मॉक पेपर जो आपके सेकंड पैटर्न पे रहेगा। सो आई होप आपको ये जो पेपर है बहुत इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।